जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के.डी. शर्मा, हिंदी का अध्येता, एक बार पुनः आपके समक्ष हूँ और सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अपने व्याख्यान के दरमियान अक्सर आपसे एक बात बोलता रहता हूँ कि कोई सा भी अध्याय, खंड, सर्ग या भाग जो भी आप पढ़ते हो किसी भी विषय वस्तु का, उसके बाद उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न सॉल्व कीजिए, विभिन्न पर्चों में आए हुए प्रश्न सॉल्व कीजिए। उसी से आपकी दक्षता और कुशलता बढ़ेगी। उसी से आपका बोध विकसित होगा कि एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है, किस किस प्रकार के विकल्प डाल करके वो हमें कन्फ्यूज करता है। और यहाँ ये भी बात जोर देकर मैं आपसे बोलता हूँ कि गाइड या बुक्स के प्रश्न सॉल्व करें, ठीक है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। यानी कि आप उन्हीं प्रश्न पत्रों से, उन्हीं हार्ड कॉपीज से, चाहे वो आपके पास उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध हो या नेट से कर लो, कहीं से भी हो। कारण क्या होता है कि जो गाइड्स या बुक में प्रश्न होते हैं वो बहुत सारे प्रश्न त्रुटिपूर्ण होते हैं, ऑप्शन भी उनके बड़े गड़बड़ होते हैं, तो वहाँ और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो बेटर है कि आप वो जो ओरिजिनल पर्चे हैं उनके प्रश्न सॉल्व करें। और ढेरों प्रश्न हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न पेपर के, बहुत सारे प्रश्न पत्रों से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो आप, और उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी क्रम में मैं आज आपको आरएस मेंस पेपर 4 हिंदी, इसके प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। और ये मेरे पास ये पर्चा है, 2018 आरएस भर्ती परीक्षा का पर्चा है ये। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आरएस, आरजेएस, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, एलडीसी, एसआई, इन सभी के प्रश्नों को सॉल्व कराऊँ जैसा जैसा संभव होगा। और इसका मैंने नाम रखा है परख। तो परख फर्स्ट में मैं आपको करवाऊंगा आरएस मेंस के अंतर्गत जो हिंदी आई है। अगर आपको मालूम हो तो आपको याद होगा कि आरएस मेंस के अंतर्गत जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आता है। इसके अंतर्गत 50 नंबर का हिंदी का ग्रामर पूछा जाता है। हिंदी के व्याकरण के प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, तो मैं उनको आपको सॉल्व करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, 2 अंक का होता है। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं परख फर्स्ट को। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है आरएस, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है आरएस। उसके अंतर्गत जो मेंस एग्जाम होता है उसमें चौथा पेपर होता है लैंग्वेज का, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। तो उसके अंतर्गत जो प्रश्न आए वहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है साहब, यूनिट फर्स्ट है, पार्ट अ है और ग्रामर है हिंदी का। और एक चीज़ आपको यहाँ मैं और बता देता हूँ, आपको शायद मालूम होगा कि आरएस मेंस का जो पर्चे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि उसमें ऑप्शन या चॉइस नहीं होती और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, अर्थात वर्णनात्मक होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न दे रखे हैं और उसी के नीचे इन्होंने खाली स्थान दे रखा है, इन्हीं के अंतर्गत हमें इनके आंसर्स लिखने होते हैं। तो हम इसी क्रम में इनको देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आरएस मेंस का पर्चा है और पहला प्रश्न इसने लिखा है, मैं बिल्कुल उसी क्रम में नोट कर रहा हूँ। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। देखो, अब इसने पहला जो संधि विच्छेद करके शब्द दिया है वह है वर्षाधन ऋतु। दूसरा दिया है उत्धन श्वास और तीसरा है प्रतिधन स्थित और चतुर्थ है गे धन अन। ध्यान दें साहब, क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, यानी कि ये संधि विच्छेद के रूप में दिए हैं। 4 शब्द हमारे समक्ष हैं और हमें इनका संधि विच्छेद से इनकी संधि करनी है। संधि विच्छेद करके तो इसने हमें दिए हैं। तो पहला शब्द है वर्षा ऋतु, यानी वर्षाधन ऋतु। तो
शब्द बनेगा वर्षर्तु। कैसे बना आपको मालूम होगा। गुण संधि का एक कंसेप्ट है हमारे पास कि अ अथवा आ, इसके बाद अगर री आता है तो ये अर में चला जाता है, यानी अ री से मिले तो भी अर और आ री से मिले तो भी अर। अब यहाँ अगर गौर करें तो ये जो वर्षा लिखा हुआ है, देखो इसमें ये र तो आधा है ही सही, बताया था आपको, पूरी बात ठीक से जान लो। ऊपर निकलने वाला रेफ कहलाता है। मैं स्वर संधि के दरमियान आपको ये बातें बता चुका हूँ। तो यहाँ ये र आधा है, श में आ की मात्रा है, हलचिन लगाया मैंने तो आ बार हो गया, और पीछे आपके पास आ गया ऋतु। आ और री मिल करके हमें मालूम है जी अर बनता है। अब अर का ये अ तो किस में आ गया, श में, तो ये श पूरा हो जाएगा, ये र इस श के ऊपर चला जाएगा, और ये जो आधा र है ये तू पर निकल जाएगा। तो जो नया शब्द बनेगा वो होगा वर्षर्तु। कैसे, ये आधा र है, इसके पीछे कोई स्वर उपलब्ध नहीं तो आधा ही रहेगा, और आधा र के बाद जब कोई पूर्ण ध्वनि आती है तो उसके ऊपर चला जाता है, जिसको बोलते हैं रेफ। और ये श में ये अ आ जाएगा तो श पूरा हो जाएगा, र यहाँ निकल जाएगा, और ये र इस पर, तो शब्द क्या होगा, वर्षर्तु। और आपको विदित होगा गुण संधि के अंतर्गत ये शब्द लिखे हैं मैंने, शीत धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, बसंत धन ऋतु। आप जाकर के पर्चा देखना, वहीं का प्रश्न है, आपकी कॉपी में है। तो यहाँ हमारी संधि हो रही है गुण। उत धन श्वास, यहाँ सही शब्द बनेगा उच्छ्वास। क्या बनेगा जी, उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा, वस्तुतः ये त है तो ये त तो गया च में, और ये श जो तालु है ये गया छ में। अब चूंकि यहाँ श आधा है तो हमें यहाँ हलचिन लगाना होगा। समझिए, अक्सर विद्यार्थी यहाँ एक छोटी सी त्रुटि कर देते हैं, इसमें हलचिन नहीं लगाते हैं छ में, और ये लिख देते हैं, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द ये है, क्या बना जी, उच्छ्वास। जरा इसका कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होता है इसके पीछे, या ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, व्यंजन संधि का एक कंसेप्ट है कि त अथवा द के बाद श तालु आ जाए, त अथवा द के बाद शलजम वाला आ जाए, यानी कि तालु वाला श आ जाए। तो ये जो त अथवा द दोनों में से जो भी हैं, ये तो रूपांतरित हो जाता है आधे च में, और ये रूपांतरित हो जाता है छ में। ज़रा ध्यान देना, ये रूपांतरित हो जाता है छ में। अब यदि ये श आधा है तो छ भी आधा, और श पूरा है तो छ भी पूरा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ, जैसे जगत धन शांति, तो आप देखेंगे ये त किस में जाएगा, आधा च में। छ किस में गया, श किस में गया, छ में। आ की मात्रा अपनी जगह, अनुस्वार अपनी जगह, और जो नया शब्द अस्तित्व में आया वो हो गई जगत शांति। श आ की मात्रा लग रही है, अनुस्वार अपनी जगह। इसी प्रकार अगर मैं आपको यहाँ कहूँ, श्रीमत धन शंकराचार्य, गौर कीजिएगा, श्रीमत धन शंकराचार्य। तो आप यहाँ देखेंगे श्री म और त चला गया च में, श चला गया छ में, क का कई है, बाकी जैसा का वैसा। तो शब्द क्या बन गया, श्री म शंकराचार्य। श्री म त च में, श छ में, श्री म शंकराचार्य। इसी प्रकार श्री मत धन शरद धन चंद्र से श्री मच्छर चंद्र सुना होगा आपने, वगैरह वगैरह। व्यंजन संधि जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि और भी ज़्यादा शब्द। तो ये इसी प्रकार सद्धन शिक्षा, सचिक्षा। इसी प्रकार आपने यहाँ देखा है उत्धन श्वसन। तो देखो, अगर ये शब्द होता उत्धन श्वसन, तो शब्द क्या बन गया जी, उच्छ्वसन। क्या ये उच्छ्वसन सही बन रहा है, ये उच्छ्वसन सही बन रहा है क्या, जरा गौर करो, मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ नहीं, क्योंकि श आधा है ना, तो ये छ भी कैसा होगा, आधा। और आधा बताने के लिए हलचिन लगाना पड़ेगा, तो ऊ, और उसके बाद ये त च में गया, और ये श छ में गया, आधा है तो आधा, और यहाँ से हमने जैसा का वैसा।
तो ये हमारा व्यंजन संधि का रूल था। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा था प्रतिष्ठित। तो प्रतिधन स्थित, तो शब्द बनेगा जी प्रतिष्ठित, क्योंकि उसने संधि करने के लिए बोला है। तो शब्द नया क्या बना? प्रतिष्ठित, प्रतिधन स्थित। यहाँ क्या कंसेप्ट हो रहा है, गौर कीजिएगा। हमारा एक व्यंजन संधि का एक कंसेप्ट है कि ई अथवा ओ के बाद श मूर्धा आता है, सॉरी स दंता आता है, यानी सश्रोता वाला आता है, तो स मूर्धा में चला जाता है, यानी कि षटकोण में चला जाता है। और इसके बाद अगर त हो या थ हो या न हो तो ये ट में चला जाता है, और ये थ जो है ये ठ में चला जाता है, और ये जो न है ये अण में चला जाता है। ध्यान देना, ई अथवा उ के बाद स आए तो ये श में, और इनके बाद अगर ये आ रहा है तो ये इस प्रकार, जैसे शब्द देखो प्रतिधन स्था, धन के पहले ई आ रहा है, तो अब ये श दंता जो है मूर्धा में चला जाएगा और थ चला जाएगा ठ में, तो शब्द क्या बन गया? प्रतिष्ठा। इसी प्रकार विधन स्था, शब्द क्या बन जाता है जी? विष्टा। और इसी प्रकार निधन स्था, तो शब्द क्या बन जाता है जी? निष्ठा। तो यहाँ आप देखेंगे ई उ के बाद, यहाँ आपने सब पढ़े भी होंगे, अभिधन से एक अभिषेक, सुधन समा सुषमा वगैरह, वो सब यहीं के उदाहरण हैं। तो ये यहाँ पर बात लागू हो रही है कि इस प्रकार से हम बना देते। अगर ये स आधा हो तो ये भी आधा होगा, और ये अगर पूर्ण है तो ये भी पूर्ण बनेगा। ठीक है साहब। चौथा है गए धन अन। आपको भली भांति पता है कि शब्द बनेगा, इसमें इंक डाल दो एक में। शब्द क्या बनेगा? गायन। और ये है हमारी आयादी संधि। कौन सी संधि हो रही है? आयादी। ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों में कौन सी संधि हुई थी? व्यंजन। तो उद्धन श्वास से उच्छ्वास। याद रखिएगा। एक बात और बता दूं, वहां आपको ये दो लिखने की आवश्यकता नहीं है, संधि का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ क्या कहा है? शब्दों की संधि कीजिए। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं इसका जितना एनालिसिस हो सकता है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपने गौर किया होगा, पहला और चौथे शब्द के अंतर्गत, पहला और चौथा जो शब्द है इसके अंतर्गत स्वर संधि हो रही है। पहले और चौथे शब्द के अंतर्गत स्वर संधि हो रही है, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और दोनों आपके पास आपके नोट्स में है। अगर आपने मुझसे ठीक से पढ़ी है तो ये गुण संधि में है, और ये आयादी संधि में, जहाँ पर गायिका, गायक, शयन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। और इसीलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई मैंने अध्याय आपको यहाँ पढ़ा दिया है तो उससे जुड़े हुए कोई सा भी प्रश्न हो, 99% संभावना है कि वह शब्द भी आपकी कॉपी में मिलेगा। और इसी वजह से बोलता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आप कॉपी से ही उनकी प्रैक्टिस या उनका अभ्यास कर सकते हो। पर पता नहीं कुछ विद्यार्थियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। देखो साहब, चूँकि व्यंजन संधि मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है अभी। हाँ, जिन्होंने मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस पढ़ी है संधि, तो वहाँ भी आपको ये सारे शब्द मिलेंगे कॉपी में। देखो अगला प्रश्न है दूसरा, हटा देता हूँ मैं इसको। इसी पर्चे का दूसरा प्रश्न है, लिखा है इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दूसरा प्रश्न है, और क्या कर रहा है ये? इन शब्दों का इन शब्दों का इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पहले संधि करवाई थी, अब शब्द दे करके उसका संधि विच्छेद करवा रहा है। और पहला शब्द इसने इस श्रृंखला में दिया है
तद्रूप, दूसरा है चतुष्पथ, तीसरा है मधुरी और चौथा है ममेतर। चलिए देखते हैं। तद्रूप बड़ा अच्छा शब्द है, व्यंजन संधि हो रही है। तत् धन रूप, यहां पर इस त की जगह अगर द भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपका शब्द तो वही बनेगा। ध्यान दीजिएगा साहब, इसका भी लॉजिक मैं आपके समक्ष रख देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। व्यंजन संधि का एक कंसेप्ट है कि धन के पहले यहां पर कोई प्रथम अक्षर आ रहा है किसी भी वर्ग का। 5 वर्ग हमने मानते हैं, क च ट थ प सुना होगा आपने। देखो क च ट त और प, क च ट त प। अब ये 5 जो हैं, इस पर हम 5, प्रत्येक में 5 आते हैं और 5 और 5 में आते हैं, तो प्रत्येक में 5 5 है, यानी कि 25, जिनको स्पर्शित ध्वनि कहा जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि इनके बाद अगर प्रथमाक्षर के बाद जैसे 5 इसमें आते हैं तो क ख ग घ ङ, च छ झ झ ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ भ भ म। तो यहां इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो अथवा अंतस्थ ध्वनि हो। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं जी? यरा लव, उनको बोलते हैं अंतस्थ। ये हो तो ये अपने ही तृतीय में चले जाते हैं, यानी कि क जो है अपने तृतीय में जाएगा। और क का तृतीय क्या होता है? क ख और ग। च जाएगा किसमें? अपने तृतीय में, तो च का तृतीय च छ और फिर ज। ट जाएगा अपने तृतीय में तो ट का तृतीय ट ठ और ड। त भी जाएगा अपने तृतीय में, तो इसका तृतीय क्या होता है? त थ और द। और प भी जाएगा अपने तृतीय में, तो प फ और ब। और यदि ये अपूर्ण है तो ये भी अपूर्ण ही बन जाएंगे, यानी हल चिन्ह लगा दूंगा मैं सब में। ठीक है, जरा इसको समझ लीजिएगा। मैं आपकी सुविधार्थ ये ऐसे और कर देता हूं। देखो, चूंकि मैंने व्यंजन संधि आपको पढ़ाई नहीं है, परंतु मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप समझ जाओगे। देखो क्या हो रहा है। क च ट त और प, यानी क च ट त, क च ट त द और प। ये 5 ध्वनियों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या स्वर या अंतस्थ आ रहा हो तो ये स्वयं के तृतीय में चला जाता है। अब क का तृतीय ग है यार, क ख और ग। च का तृतीय आप जानते हो च छ ज। ट का तृतीय ट ठ ड, त का तृतीय त थ द और प का तृतीय प फ ब। तो ऐसे ये रूपांतरित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या था? तद्रूप। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और दे रहा हूँ, चित्त धन रूप। बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। ये जितने भी मैं ऐसे बताऊंगा, तद्रूप भी बहुत अच्छा शब्द था। ठीक है, देखो चित्त धन रूप, सारे प्रश्न अच्छे हैं। और वैसे भी आपको भली भांति पता है कि RS मेंस का पर्चा है तो प्रश्न अच्छे ही होंगे। चित्त धन रूप त जाएगा किसमें? द में। और पीछे से आप जानते हुए र है, तो ये र यहाँ ऐसे निकाल करके, ये क्या लोचा है? आपने अगर मुझसे संधि पढ़ी है या मेरे वीडियोज आपने देखे हो तो आपको मालूम होगा। र के मैंने जो रूप बताए थे आपको, वहाँ आपसे कहा था साइड से जो र निकलता है उसको बोलते हैं पदेन रूप। जब भी किसी अपूर्ण ध्वनि के बाद र पूरा आता है तो उस र को हम उसकी बगल से निकाल देते हैं, साइड से निकाल देते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ये दोनों एक ही बात है। ये लिखा और ये लिखा दोनों एक ही है, लेकिन देवनागरी को लिखने के नियमानुसार हमने ये कह दिया कि साहब किसी भी
अपूर्ण ध्वनि के बाद, स्वर रहित ध्वनि के बाद अगर र आ रहा हो तो वो र उस स्वर रहित ध्वनि के साइड से निकल जाता है, ठीक है। और ऊपर निकलने वाले र को बोलते हैं रेफ, जो हमेशा आधा होता है, ठीक है साहब। तो ऐसे भी हो तो भी ठीक है, ऐसे हो तो भी ठीक है, चित धन रूप। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ सत धन रूप, रूप में याद रखना बड़ा हुआ आता है, और र के अंतर्गत क्या लोचा होता है, सुन लीजिएगा। ये र छोटे ऊ की मात्रा है और ये र बड़े ऊ की मात्रा है। बाकी और में पता लग जाता है, जैसे क में छोटे ऊ की मात्रा लग रही है और क में ये बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, लेकिन र के साथ क्या लोचा है कि हमें पता नहीं लग पाता। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है क में छोटे ऊ की, यहाँ क में बड़े ऊ की, पर र में दोनों ऐसे लगती है। तो अगर यहाँ ये फोल्ड हो रहा हो, यहाँ ऊपर का मुंह इसका फोल्ड हो रहा हो, घुंडी लग रही हो, तो फिर मान के चलना कि ये बड़ा होगा और ये छोटा। तो रूप के अंतर्गत बड़ा हुआ आता है। तो वहाँ देखो, यहाँ देखो, या यहाँ तीनों जगह। और ये जो नया शब्द आपके समक्ष आएगा वो क्या हो जाएगा जी, सद्रूप। इसी प्रकार एक शब्द को इसी से जुड़ा हुआ जयत धन रथ, अब ये त जाएगा किसमें, द में, और द में पीछे से क्या निकल गया, तो शब्द क्या हो गया, जयद्रथ। त द में गया, त आधा, तो द भी आधा र साइड से निकल गया। यानी कि जयद्रथ एक पौराणिक पात्र है, रथों को जीतने वाला। हटा देता हूँ मैं जयद्रथ, जो विजय प्राप्त करता है। देखो यहाँ गौर करना, चतुष्पथ संधि पूछी है उसने, तो चतुधन पथ। यहाँ फिर बोलूँगा मैं आपसे, व्यंजन संधि हो रही है। हालांकि आप अगर ये पर्चा दे रहे हो तो वहाँ ये सब लिखने की आपको पीछे आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। तो चतुधन पथ, इसका क्या कंसेप्ट विद्यार्थियों, विसर्ग संधि का एक रूल है कि ई अथवा उ, ई अथवा उ, इसके बाद क प अथवा ट आ जाए तो ये विसर्ग जो है ये श मूर्धा में चला जाता है। क्योंकि विसर्ग संधि भी मैंने आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई अभी, तो ये रूल है क प म ट, तो ये किस में चला जाता है। इस पर मैं शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, आयुधनमान, आयुधनमति, ज्योति धनपुंज। बहुत अहम शब्द है और ये आपके एलडीसी के पर्चे में आया था, ज्योति धनपुंज। अक्सर विद्यार्थियों से नहीं बना और आज भी ये बहुत कम पुस्तकों में उपलब्ध है। धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। तो अब यहां देखेंगे आप लोग, आयुधनमान शब्द क्या बना, मेरे संग संग आप लोग नोट कर लीजिएगा। आयुष्मान, और यहाँ क्या बनेगा, अच्छा यहाँ मति के अंतर्गत बड़ी की मात्रा लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि मति में छोटी की मात्रा लगाएं तो होती है बुद्धि, और ये प्रत्यय के रूप में है मति, बड़ी की मात्रा आती है। तो यहाँ हमारा शब्द बनेगा आयुष्मति। ध्यान रखना, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आयुष्मति में आप लोग बड़ी की मात्रा लगाएं, ना कि छोटी की। आयुधन मति, तो आयुष्मति। आयुष्मति जिसकी आयु दीर्घ हो, तो ये ध्यान रखना साहब, आयुष्मति के अंतर्गत हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे, आयुष्मति। यहां देखेंगे ज्योति धनपुंज, नया शब्द जो बनता है वह है ज्योतिष पुंज। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ज्योतिष पुंज, ज्योतिष पुंज। यहां हम गलती क्या कर देते हैं जी, ज्योतिर्पुंज, तो ज्योतिर्पुंज नहीं होता, ज्योतिष पुंज बनता है, और ये आपके पर्चे में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये श में जाता है। धनु धन टंकार से शब्द बनेगा आपका धनुष टंकार। टंकार यानी गूंज या घोष, धनुष की जो आवाज, इसको बोलते हैं धनुष टंकार। तो कुल मिलाकर के यहाँ संधि हो रही है हमारी कौन सी, विसर्ग।
और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण मैंने और भी आपको आयुधनमान, आयुष्मान, आयुर्धनमते, आयुष्मती, ज्योतिधन पुंज, ज्योतिष पुंज, धनुधन टंकार, धनुष टंकार, आविधनकार, आविष्कार, आविधनकृत, आविष्कृत, चतुर्धन पथ, चतुष्पथ, वो तो यहाँ है इसे, चतुर्धन काष्ठ, चतुष्काष्ठ, वपुधनमान, वपुष्मान, वह सारे शब्द यहीं से हैं। तो जब विसर्ग संधि बताऊंगा तो और भी डिटेल में चर्चा आपसे करूंगा। अगला एक शब्द है हमारे पास मधौरी, मधुधन अरि, यण संधि हो रही है और आपको विदित होगा, मैंने बता रखा है आपको कि अरि का तात्पर्य होता है शत्रु, और कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यार मधौरी। और ये भी कहा था कि दुर्गा को भी बोलते हैं, कृष्ण को भी बोलते हैं। मधु नामक राक्षस को भगवान कृष्ण ने मारा और दुर्गा ने भी मारा। ममेतर, मम धन इतर, यहाँ कौन सी संधि हो रही है जी? गुण। याद कीजिए कॉपी में लिखा था विवाहेतर, शब्देतर, इतरेतर, तो शब्द धन इतर, विवाह धन इतर, इतर धन इतर, साहित्येतर, साहित्य धन इतर, ऐसे ही मम धन इतर। तो यहाँ ममेतर में आ और ई मिलकर के ए में तो गुण संधि, यहाँ पर यहाँ विसर्ग और यहाँ व्यंजन। चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए इसी परिचय का तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित की संधि कीजिए। बस इतना सा लिखा है, निम्नांकित, और इसने कुछ भी नहीं दिया। निम्नांकित की संधि कीजिए, वही बोल रहा हूं जितना सा इसमें लिखा है। निम्नांकित की संधि कीजिए। पहला शब्द दिया इन्होंने देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। दूसरा है मातृ धन आज्ञा, मतलब कि आज्ञा। तीसरा निर्धन रव, और चौथा है मृद धनमय। संधि करनी है ना? जी हाँ। वकार कैसा रह गया? आधा ई चला जाएगा ये में, क्योंकि पीछे असमान स्वर आ रहा है, और उस ये के अंतर्गत आ जाएगा ऐनक की मात्रा। तो क्या होगा? देवेश्वर। बताइए संधि कौन सी? फटाफट, बहुत अच्छे से पढ़ाइए आपको मैंने इस पर। सही सोच रहे हो। यण संधि, देवी धन ऐश्वर्य, कैसे बन रहा है ये देखो। यहाँ ये जो वह है, ये ई निकालते कैसे रह गया था? वह ई किस में बदल गई? ये में किसकी मात्रा आ गई? ऐनक की। तो ऐनक की मात्रा आने का मतलब कितनी मात्रा हो जाएगी? 2। और ये वकार कैसा रह जाएगा? आधा। तो शब्द क्या बन जाएगा? देवेश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। बिल्कुल ये कॉपी में लिखा हुआ शब्द मैंने यहाँ लिखा था, यण संधि में जाकर देख लेना। देवेश्वर्य। मातृधन आज्ञा, री के बाद आ रहा है, किस में बदलेगा? त्र में। शब्द क्या बनेगा? मात्रा ज्ञा। निर्धन रव, निरव, यहाँ र का लोप हो जाएगा और इस रस्सुई का, छोटी का दीर्घीकरण हो जाएगा तो बड़े में चला जाएगा। निरव का मतलब होता है शांत। निरव किसे कहते हैं जी? शांत को, जहाँ कोई ध्वनि ना हो। वस्तुतः इस रव का तात्पर्य होता है ध्वनि, शोर। तो निरव जहाँ पर कोई शोर ना हो। मृद्धनमय शब्द बनेगा क्या? मृणमय। मृद धातु मिट्टी से संबंध रखता है, मिट्टी में मिला हुआ। ध्यान देना, इन दोनों शब्दों में संधि हो रही है। यहाँ भी यण है और यहाँ भी यण है, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई में जाता है, री के बाद आए तो र में जाता है, और यहाँ चूंकि वो आधा त और र मिल करके त्र में, तो यहाँ भी यण संधि है। यहाँ पर निर उपसर्ग लग रहा है वस्तुतः। जी हाँ, तो संधि रूप तो मानते हैं विसर्ग और उपसर्ग मानते हैं निर। तो यहाँ संधि हम क्या मान लें? विसर्ग
लेकिन यहाँ एक बात और बोलूँगा, कुछ विद्वान आचार्य यहाँ पर व्यंजन संधि भी मानते हैं, कुछ एक, और अधिकतर मानते हैं विसर्ग संधि, क्योंकि वो इसको इस रूप में लेते हैं। संधि का रूप ये है और ये किसका रूप हो गया? व्यंजन, ये उपसर्ग का रूप हो गया। तो यहाँ कुछ लोग व्यंजन संधि भी मानते हैं। मृण्मय में व्यंजन है ही सही, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार पुनः देखो, देवी धन ऐश्वर्य देवेश्वर्य, मातृ धन आज्ञा तो मात्राज्य। बात समझ में आ रही है? त में हलचल लगाऊंगा, री होगा, री आधर र में जाएगा, आधर र में आ मिलेगा। और निरव 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 इसी प्रकार से शब्द देखो, ये 2-3 शब्द और देखो निरव जैसे ही होते हैं। निर्धन रस, निर्धन रोग, निर्धन रंध्र। अब यहाँ शब्द क्या बनता है? ऐसे ही निरस, यहाँ शब्द क्या बनता है? निरोग। याद रखना, निरोग में बड़ी आती है। अक्सर हम निरोग में छोटी ही पाते हैं, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है? निरोग में बड़ी की मात्रा। निरंध्र, यहाँ भी हमारा शब्द क्या बनेगा जी? निरंध्र। बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, ये था हमारा तीसरा प्रश्न, हटा देता हूँ। बढ़ते हैं चौथे की ओर। चौथा प्रश्न है कि इन उपसर्गों के संयोग से 2-2 शब्द बनाइए। प्रश्न चौथा क्या कर रहा है? इन उपसर्गों के संयोग से 2-2 शब्द बनाइए। ध्यान दीजिएगा साहब, इन उपसर्गों के संयोग से कौन से उपसर्ग? ये इसने दे रखे हैं। एक तो दिया इसने दर और दूसरा दिया है इसने परा। ध्यान दें, कौन कौन सा दिया है जी? एक तो दिया है दर और एक दिया है इसने परा और कराए कि इनके संयोग से। देखो जी, उपसर्ग जब भी लगते हैं तो 2 ही घटना घटती है। किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाते हैं तो 2 ही घटना घटेगी, या तो संयोग होगा या संधि होगी। अगर ध्वनिगत विकार नहीं आ रहा है तो संयोग है, और ध्वनिगत विकार आ रहा है तो संधि है। तो देखो, ये दर जो है ये अरबी पारसी का उपसर्ग है, बालकों और बालिकाओं। तो यहाँ 2 शब्द इसने बनाने के लिए कहा है, तो हम एक बहुत अच्छा शब्द है हमारे पास, दर असल। दर हकीकत, ध्यान दें, दर असल, दर हकीकत। और भी कह सकता हूं मैं, दरबार, दरवेश, और भी लिख सकते हैं, 2 मांगे थे। इसके अलावा यहाँ और भी शब्द बन सकता है, दरगाह, तो दरगाह में भी यही लग रहा है। यहाँ ध्यान रखना कि दरअसल जब बोलते हैं तो यहाँ में, इस दर का तात्पर्य में से हो जाता है। दर का तात्पर्य में से हो जाता है। तो मेरी बात को समझने की चेष्टा करना, क्या कर रहा हूँ? दर लगाने के बाद मैं ना लगाएं, दर लगाने के बाद मैं ना लगाएं। कैसे? जब मैं आपसे कहूँगा कि दरअसल बात यह है, इसका मतलब है कि असल में बात यह है। अब मैंने असल में बात यह है, यह भी सही है। दरअसल बात यह है, यह भी सही है। जब मैं लगाया असल के साथ तो मैंने दर नहीं लगाया। सुनिए, असल में बात यह है, या तो यूँ बोलूँ या मैं बोलूँ कि दरअसल बात यह है। अशुद्ध क्या होगा? दरअसल में बात यह है। विशेष याद रखना, वाक्य शुद्धि के अंतर्गत पूछा जाता है। परा हमारे हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत के उपसर्ग प्रचलित है उनमें शामिल है। देखिए, परास्त, पराभव, पराक्रम, पराजय, परावर्तन, पराकाष्ठा, पराविद्या। यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ पराधन अस्त, यहाँ आपका दीर्घ संधि हो रहा है, बाकी सबके अंतर्गत संयोग हो रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा बुद्धि लगाना,
अगर वो इनमें से कोई 3 शब्द उठा ले और एक शब्द उठा लिया उसने पराधीन। सुनो क्या बोल रहा हूं, इनमें से कोई 3 शब्द उठा लिए, एक उठा लिया पराधीन, और पूछ रहा है कि बताओ किसमें परा उपसर्ग नहीं है, बताओ किसमें परा उपसर्ग नहीं है। तो भैया और बहनों ध्यान रखना, पराधीन के अंतर्गत पर लग रहा है, पर धन अधीन। ध्यान देना, इस अधि में भी अधि लग रहा है, 2 संधि हो रही है, दोनों दीर्घ है। एक तो र का अ और अ मिलकर के आम है, और एक धी ई और ई मिलकर के में। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझ लीजिए, पराधीन के अंतर्गत परा नहीं लग रहा बल्कि पर लग रहा है। जब हम दूसरे के अधीन हो उसको बोलते हैं पराधीन। पराधीन, पर धन अधीन, र का अ और अ मिलकर के आ की मात्रा लग जाएगी, जबकि दिखाई दे रहा है परा परा परा, और यहाँ पर भी परा है। तो इस बात का खासा ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूँ। दिखाई वैसा ही दे रहा है लेकिन इसके अंतर्गत परा नहीं लग रहा बल्कि पर लग रहा है। एग्जाम में तो 2 पूछे हैं लेकिन मैंने उसके जितने संभव थे लगभग बता दिए। देखो अगला क्वेश्चन है 5वां इसी पर्चे का। इन प्रत्ययों के संयोग से 2-2 शब्द बनाइए। नहीं, पहले 5वां प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। देखो, निम्नांकित शब्दों से निम्नांकित शब्दों से शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। याद रखना पृथक के क में हल चिन्ह लगता है, मतलब क जो है वो आधा आता है। पहला शब्द है हमारे पास प्रत्यक्ष। पहला शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। दूसरा है विक्षक। तीसरा शब्द अनुपजाऊ। और चौथा शब्द बेनजीर। बेनजीर। देखो ये 4 शब्द हैं। प्रश्न क्या पूछा है जी कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए, मतलब उपसर्ग हमें इनसे हटाने हैं। प्रत्यक्ष, बच्चों और बच्चियों, प्रतिधन, अक्षी अथवा अक्ष दोनों सही है, बल्कि अक्षी को प्रायिकता दें। यण संधि हो रही है, याद आया कुछ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि उपसर्ग जब लगेगा तो 2 ही घटना घट सकती है, या तो वहाँ संयोग होगा या तो संधि होगी। तो प्रतिधन अक्षी के अंतर्गत यण संधि हो रही है। अक्षी और अक्ष का लोचा क्या होता है? वस्तुतः आपको याद होगा स्वर संधि के दरमियान मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब उनके आगे कोई अन्य शब्द जुड़ जाते हैं तो उनका अंतिम स्वर लोप हो जाता है, जिसके अंतर्गत रात्रि बताई थी, निशा बताई थी, अक्षी बताई थी और एक इच्छा बताई थी। इनके आगे कुछ जोड़ देते हैं तो अंतिम ध्वनि में जो स्वर आ रहा है उसका लोप हो जाता है। तो प्रतिधन अक्षी, और अक्षी न हो तो अक्ष भी सही है। यण संधि का उदाहरण है, प्रति उपसर्ग लग रहा है। विक्षक, विधन इक्षक। विक्षक का तात्पर्य होता है इन्विजिलेटर, जो निगरानी करता है, जो ध्यान रखता है। एग्जाम हॉल में ड्यूटी करने वाला भी विक्षक ही होता है। कॉपी देखना, कभी आपने एग्जाम दिए होंगे यूनिवर्सिटी या बोर्ड की, तो लिखा होगा ना विक्षक के हस्ताक्षर। तो जो एग्जाम हॉल में ड्यूटी करता है उसको बोलते हैं विक्षक, इन्विजिलेटर। याद कीजिए मैंने 3 शब्द आपको लिखाए थे दीर्घ संधि के दरमियान, विक्षा, विक्षण और विक्षक, और बड़े अच्छे से बताया था कि इनके अंतर्गत वि उपसर्ग लग रहा है। विधन इक्षा, विधन इक्षण
और वी धन इक्षक। ध्यान दीजिएगा, वी धन इक्षा छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी में, वी धन इक्षण छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी में, यहाँ पर भी यानी इक्षा इक्षण इक्षक इन सब के अंतर्गत लगा दिया वी धन इक्षा वी धन इक्षण वी धन। तो ये अब दीर्घ में चली गई है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो तीनों में वी उपसर्ग लग रहा है, तीनों में वी उपसर्ग लग रहा है। ठीक है साहब। संधि की बात करूं तो कौन सी? दीर्घ। अनुपजाऊ बहुत अच्छा शब्द है, अनधन उपजाऊ। ये हलचिन लग रहा है नाम है, और इसकी विशेषता ये होती है कि जब भी आता है ना तो उस शब्द को ये नकारात्मक बना देता है, विपरीत कर देता है, उल्टा कर देता है, नेगेटिविटी प्रदान कर देता है। तो उपजाऊ जो नहीं है उसको बोलते हैं अनुपजाऊ। वस्तुतः जरा यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ शब्द लिखा, देखो अनुचित, क्या शब्द लिखा? अनुचित। फिर क्या लिख दिया? एक, अन्य, अंग, आयास, उर्वर, अभिज्ञ, उपम अथवा उपमा, और इन तमाम शब्दों में मैंने उपसर्ग जोड़ दिया आपका अन। ध्यान दीजिएगा साहब। अनुचित में तो सॉरी ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे अनुचित नहीं, यहां सिर्फ उचित लिखना है। देखो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अन लगा दिया था। शब्द देखिए, उचित, एक, अन्य, अंग, आयास, उर्वर, अभिज्य, उपम या उपमा। अब अन लगा रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये सारे स्वर से शुरू हो रहे हैं, और ये स्वर जो पहले आ रहे हैं, हर शब्द का पहला जो स्वर है वो इस न को प्रभावित करेगा, और जैसा जैसा हमारे पास स्वर है वैसी न के अंतर्गत मात्रा भी लग जाएगी। तो देखो, ये उचित की मात्रा किस में आ जाएगी? न में। तो अब नया शब्द क्या बनेगा? अनुचित। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना मैंने, किस में लगा हुआ है। उचित का जो विलोम है वही अनुचित है। उचित का मतलब होता है ठीक, तो अनुचित जो ठीक नहीं है। जैसे आपने कई बार कहते नहीं किया तो अनुचित बात है, कर दिया आपने, बड़ा अनुचित है, तो जो उचित नहीं है। एक, अब इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा? अनेक। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, अक्सर मैंने बहुत सारे वक्ताओं प्रवक्ताओं को अनेकों शब्द बोलते हुए देखा है जो कि अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है? अनेक। क्यों? क्योंकि अनेक का मतलब ही एक से ज़्यादा होता है, बहुवचन हो गया अनेक ही, तो फिर अनेकों लिखने की जरूरत कहाँ आ रही है? एक अन लगा दिया, नहीं है जो एक, नहीं है जो एक, यानी कि मोर देन वन, तो फिर ये शब्द लिखना और बोलना दोनों गलत है। मेरा आपसे परामर्श है कि वाचन और लेखन दोनों में इसका प्रयोग नहीं करें। ठीक है साहब। ये अन में आएगा तो अब यहाँ क्या बनेगा? अनन्य। अन्य का मतलब होता है भिन्न, दूसरा। तो अनन्य जो भिन्न ना हो, जो अभिन्न हो, जो हमेशा आपकी प्रायिकता में हो। अंग का मतलब होता है भाग, ये इसमें आ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? अनंग। और आपको पता होगा कामदेव का पर्यायवाची अनंग। भगवान शिव ने जब उसको जलाया तो उसके बाद वो अंग रहित हो गया, इसलिए उसको बोल दिया अनंग। ये इसमें आ रहा है, पूरा हो जाएगा, अनुस्वार की जगह अनुस्वार, अनंग कामदेव। आयास, अनायास, अचानक से कुछ हो जाए उसको बोलते हैं अनायास। जो बिना प्रयत्न पूर्वक हो जाए, बिना श्रम के हो जाए, उसको बोलते हैं अनायास। आयास में लगा दिया। उर्वर, अनुर्वर। उर्वर बोलते हैं उपजाऊ को, फर्टाइल को। तो जो उर्वर नहीं है, ये उ किस में लग गए यहाँ? तो अनुर्वर। अभिज्ञ का तात्पर्य होता है जानकार, तो यहाँ आपने क्या बोल दिया? अनभिज्ञ। ये अ किस में आ गया? नाम में, तो न पूरा हो गया अनभिज्ञ, और यहाँ हो जाएगा अनुपम, जिसकी हम तुलना ही नहीं कर सके, जो अपने आप में बेजोड़ हूँ, उसको बोलते हैं। तो देखिए पीछे क्या बनाए? अनुचित, अनेक, अनेकों शब्द अशुद्ध है, अनन्य, अनंग कामदेव का पर्यायवाची, अनायास,
अनुर्वर, अनभिज्य, अनुपम। कैसे था इन सब में? अनधन उचित, अनधन एक, अनधन अन्य, अनधन अंग, अनधन आयास, अनधन उर्वर, अनधन अभिज्य, अनधन उपम। बेनजीर, यहाँ पर ये बे अरबी फारसी का उपसर्ग लग रहा है नजीर में। किसमें? नजीर का मतलब होता है उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल, मिसाइल नहीं, मिसाल, नमूना। और बे उपसर्ग लगा दिया, ये बे रहित कर देता है, भिन्न कर, अलग कर देता है, उल्टा कर देता है। तो बिना नजीर के, बिना नजीर का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, उसका उदाहरण ही नहीं दिया जा सके, जो अद्वितीय हो, जो अनुपम हो, अनोखा हो, अद्भुत हो, निराला हो, उसको बोलते हैं बेनजीर, जो नजीर से भी रहित है। जैसे ये उल्टा करता है, मैंने कहा नजीर का उल्टा कर दिया इसने बेनजीर। नजीर का मतलब उदाहरण, कहते बड़ी नजीर पेश कर दी उसने ये काम करके। बेनजीर, जिसका कोई नजीर ना हो। बे को लगा दो शर्म के तो बेशर्म, अब उल्टा कर देना शर्म का। घर के आगे लगा दो बेघर, वक्त के आगे लगा दो बेवक्त, वफा के आगे लगा दो बेवफा, दर्द के आगे लगा दो बेदर्द। तो यहाँ आपने देखा रहम के आगे लगा देंगे बेरहम, और इन सबको ये उल्टा कर रहा है। तो ये चार थे और इसने कहा था कि उपसर्ग पृथक कीजिए, तो हमने उपसर्ग पृथक कर दिए। छठे प्रश्न पर आते हैं साहब, देखिए। छठा नहीं, सातवां प्रश्न है। छठा, हाँ, छठा प्रश्न है कि इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। क्या कहा है? इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो, ये पीछे भी दो ही हैं, दो दो शब्द बनाइए और प्रत्यय दे रखे इसने, एक तो ये और एक नाक। देखते हैं ये प्रत्यय, देखो सरल में ये लगाऊंगा तो आपका शब्द जो बनता है वो क्या है जी? सारल्य। चलिए मैं उधर लगा दूंगा, पहले यहाँ शब्द लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देखो सारल्य, बाहुल्य, काव्य, सामान्य। एक और ले लो, माधुर्य। खैर इन पर मैं अभी आपको कई सारे शब्द बता सकता हूँ, लेकिन मेरी इसकी मर्यादा है समय की। ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ क्या हो रहा है? अरे सरल में लगा दिया तो सारल्य, बहुल में लगाया बाहुल्य, कवि में लगा दिया काव्य, समान में लगा दिया सामान्य, मधुर में लगा दिया तो माधुर्य, सम में लगाऊंगा तो सामान्य हो जाएगा, स्वस्थ में लगाऊंगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, सदृश में लगाऊंगा तो सादृश्य हो जाएगा। तो यहाँ आप गौर करना, ये है आपके पास सरल, बहुल, कवि, समान और मधुर, और इन सब में आपने ये लगा दिया। सरल में ये लगाया सारल्य, बहुल में ये लगा दिया बाहुल्य, कवि में ये लगा दिया काव्य, समान में लगा दिया सामान्य, मधुर में लगा दिया माधुर्य। अब ये कैसे रूपांतरित हो रहे हैं, ये आ का आगम क्यों हो रहा है, ये सब मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा जब मैं आपको प्रत्यय की बात करूँगा। नाक अरबी फारसी का प्रत्यय है, अगर खतरा के साथ लगाएं तो शब्द क्या बनता है जी? खतरनाक। शर्म के साथ लगाएं तो शर्मनाक, और अगर इसी को दर्द में लगा दें तो शब्द बनता है दर्दनाक। खतरनाक खतरा में लगाया है, यहाँ ध्यान रखना शब्द क्या था? खतरा। खतरा में क्या लगाया था? यहाँ नाक। तो खतरा में नाक लगाने से खतरनाक, खतरा नाक नहीं, खतरनाक।
नाक, शर्मनाक और दर्द नाक हटा देता हूं। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। और हो सकता है खौफ में लगा दूंगा तो खौफनाक। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित शब्दों से पृथक कीजिए। निम्नांकित शब्दों से पृथक कीजिए। देखो, इस पर्चे का सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। अब प्रत्यय हटाने हैं हमें, ठीक है साहब। पहला शब्द दिया इसने शार दिए, क्या है जी, शार दिए। दूसरा दिया है कारक, तीसरा दिया इसने घनेरा, और चौथा दिया है सौष्ठव। चौथा क्या दिया है जी, सौष्ठव। देखो करना क्या है, हमें प्रत्यय हटाना है। निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। देखो, शरद धन इये, अगर यहां त भी मिल जाए तो भी वही है, चूंकि त होगा तो भी वो द में ही जाएगा। कारक क्री, और क्री ना होकर के अगर यहां कार मिल जाए तो भी ठीक है, पीछे प्रत्यय आ रहा है अक। घनेरा, घना धन एरा। सौष्ठव, सुष्टु धन आ। मैं दो चार शब्द और बोल रहा हूं। भवत में ये लगाऊंगा भवदीय, नगर में ये लगाऊंगा नगरीय, स्थान में ये लगाऊंगा स्थानीय। बात समझ में आ रही है? क्री में अक लगा दिया कारक, मृ में लगाऊंगा मारक, ध्री में लगाऊंगा धारक। घनेरा, घना में एरा लगा दिया, चाचा में एरा लगाऊंगा चचेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा, सांप से सपेरा, घास से घसेरा। सुष्टु में लगा दिया सौष्ठव। इसी अ को अगर कुरु में लगाऊंगा तो कौरव हो जाएगा, पांडु में लगाऊंगा तो पांडव हो जाएगा। तो ठीक है, ये था कि इन्होंने कहा था कि प्रत्यय छांटिए तो अलग कर दीजिए हमने, तो ये अक एरा और अ। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है इसी पर्चे का। RS मेंस का पर्चा है, हिंदी का फोर्थ पेपर होता है जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होता है, उसके प्रश्न हैं। इन शब्दों का विलोम लिखिए। अब ये शब्दकोश पर आ गया, वोकैब पर आ गए। तो आठवां गौर कीजिएगा, इन शब्दों के विलोम लिखिए। बस इतना सा इन्होंने लिखा है, इन शब्दों के विलोम लिखिए। पहला शब्द इन्होंने दिया है तृष्णा। पहला शब्द इन्होंने क्या दिया है जी, तृष्णा। दूसरा दिया है अभिज्ञ। तीसरा दिया है इन्होंने सायास, और चौथा है सुकर। वोकेबुलरी का प्रश्न है, कहा क्या गया है, इन शब्दों के विलोम लिखिए। तृष्णा, तृष्णा का तात्पर्य होता है लालसा। लालसा, किसी वस्तु को चाहना, पर थोड़ा नेगेटिव में माना जाता है। लालसा या तृष्णा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसका विलोम होता है वी तृष्णा। यहाँ वी लगा देंगे, ये वी उपसर्ग इसको उल्टा कर देगा, वी तृष्णा। और ध्यान रखना, वी तृष्णा जो है इसका आशय है होता है विरक्ति। किसी चीज से आपको विरक्ति हो जाए, अरुचि हो जाए, उसको बोलते हैं वी तृष्णा, विरक्ति।
अभिज्य, पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना, अभिज्य में अभी में जे लग रहा है। हेलो, ये पर्चे में आ चुका है। बच्चे मानते हैं कि भिज्ञ में आ लग रहा है, तो विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। जे प्रत्यय है खुद, जिसका तात्पर्य होता है जानना, और अभी लगा दिया उपसर्ग, तो अभी प्लस जैसे हो गया अभिज्य, जिसका तात्पर्य होता है जानकार। किसे बोलते हैं जी? जानकार। और किसी शब्द के पीछे जे लग जाए तो वो जानने से अर्थ देता है। अब थोड़ी देर पहले कहा था इसके आगे अन लगा दें, तो जो ही आपने अन लगाया तो शब्द क्या बन गया आपका? अनभिज्य। और वो कैसे? अन धन अभिज्य। याद रखना, दो उपसर्ग लग गए अब इसमें, अभी भी लग गया और अन भी लग गया। तो अभिज्य का विलोम अनभिज्य, या यूँ कहूँ अन्य अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। बहुत अहम शब्द अक्सर आता रहता है, और इसका आशय होता है जो जानता ना हो। सायास, सबसे पहले तो देखो ये कैसे बनाए, तो साधन आयास, जिसको हमने प्रयत्न पूर्वक किया है, परिश्रम से किया है, वही सायास। अन लगा देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? अनायास। यहां पर भी क्या हो रहा है? अनधन आयास। सहसा जो हो जाए, अचानक, अनधन न में हल चिन्ह है, अनधन आयास, जो अचानक हो जाए उसको बोल देते हैं क्या? अनायास। तो सायास, सायास, अनायास, सायास सधन आयास, अनायास अनधन आयास। सुकर, जिसको करना मुश्किल हो, सुकर, जिसको करना आसान हो, सु का मतलब अच्छा, जिसको करना आसान हो और जिसको करना मुश्किल हो तो दुष्कर, तो उसको बोल देते हैं दुष्कर। देखो जी, मैंने 8 प्रश्न करवाए हैं। अभी इसके अंतर्गत विलोम के और प्रश्न हैं, पर्यायवाची हैं, शब्द युग्म के प्रश्न हैं, वन वर्ड यानी एकल शब्द हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, और पारिभाषिक शब्दावली है। तो मैं जल्द ही पुनः कल आ रहा हूँ और उन प्रश्नों को भी सॉल्व करवाऊंगा। ये मैंने आज आपको इसके 8 प्रश्न सॉल्व किए। ध्यान रखिएगा, आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया मैंने यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको स्वर संधि। तो स्वर संधि के जितने प्रश्न इसमें आए हैं वो सब आपकी कॉपी से हैं। तो मैं यही कर रहा हूँ कि जिस विद्यार्थी ने मेरे सानिध्य में पूरी हिंदी पढ़ ली या इंग्लिश पढ़ ली, तो उसके अंतर्गत किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि पेपर उससे बाहर रहा हो। हर विद्यार्थी का यही मत है, आप भी उसको पुष्टि कर सकते हो। 99% पर संभावना ये होती है कि शब्द भी कॉपी से ही होते हैं, पर पता नहीं आजकल विद्यार्थी के दिल दिमाग में क्या चलता है, मन मस्तिष्क में क्या चलता है, जो आधे घंटे में संधि पढ़ा रहे हैं, 17 मिनट में संधि पूरी कर रहे हैं, 20 मिनट में समास पढ़ा रहे हैं। तो वही कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही तड़क भड़क पर जाना चाहते हो तो आपका मन है, आपकी मर्जी है, और आप परीक्षा केंद्रित, परीक्षा परक, परीक्षोपयोगी, उनको सार्थक तरीके से, उनकी मौलिकता के साथ उनका हल चाहते हो, उनके पीछे के कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, वो क्यों हो रहे हैं, तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़िए। और बाकी वही तड़क भड़क करनी है तो वहाँ जाइए, वो यहाँ पर नहीं बन पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो आप तैयारी कीजिए, इसके साथ मेहनत कीजिए, और जो जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जो भी अध्याय पढ़ाऊंगा, जो भी प्रकरण आपके समक्ष रखूंगा, फिर उसी की प्रैक्टिस कर देना, आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आया होगा। इनको पुनः एक बार आप अभ्यास करके देखना। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय सिया राम, थैंक यू।